हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, नया साल हिंदू पर्व का ये पहला हमारा वीडियो है। सब लोगों को हमारी टीम से आपको शुभकामनाएं। आपका जो 2024 शुभ वर्ष आपको हेल्थ के लिए अच्छा रहे और आपको हमारी कोई ज़रूरत नहीं रहे और आप हेल्दी रहे, ऐसे हमारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो हम एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि जब डबल सीजन हो जाता है, जब हॉट में से कोल्ड में आते हैं और अभी ये जो बड़े बड़े सिटी में पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो दुनिया में ऐसे माना जाता है कि दुनिया की जो भी पॉपुलेशन है इसका 8 to 10% लोगों को चेस्ट रिलेटेड और रेस्पिरेटरी डिजीज होने की संभावना है। और कई लोगों को तो हो गया और कई लोगों को एक्सट्रीम भी हुआ है। और हम आजू बाजू को भी देखते हैं, किसी को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है, किसी को एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा होता है, किसी को लंग्स फाइब्रोसिस होता है, किसी को सीओपीडी। तो रेस्पिरेटरी जो हमारे ऑर्गन है इससे बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में, हमारा फूड में और हमारे लाइफस्टाइल में इतना बदलाव हो गया है, तो इससे जरिए भी हवा में भी पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है विकास के जरिए। और जो जहाँ कंक्रीट जंगल ज़्यादा दिखने लग गए हैं, हम पेड़ पौधे काट देते हैं, और जो भी सिटी होता है डे बाय डे वो गीच बस्ती हो जाता है, तो फ्रेश एयर मिलना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे हम रेस्पिरेटरी और जो श्वसन तंत्र के रोग, जो डिजीज के रोग होने की संभावना रहती है। मित्रों, आज का जो वीडियो में हम बताएंगे कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें 100% क्योर है फॉर अस्थमा, एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा या साइनस, या आपको एलर्जी कफ होता है, और ये दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। थोड़ा लंबे टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो इम्यून फोर्स भी बढ़ाना होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको भी इम्यून्स बनाना पड़ता है, उसको रिदम में लाना पड़ता है, सस्टेनेबिलिटी जो सेल्स की होती है वो लानी पड़ती है, जाके आपका एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा, कई बार एक्यूट सीओपीडी में मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट को देखा है। और होम्योपैथिक में कोई जात की स्टीरॉयड नहीं होती है, कोई जात की एंटीबायोटिक नहीं होती है, और इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। तो जब भी आपके फैमिली और आजू बाजू में किसी की भी प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी डिजीज़ में है और बहुत तकलीफ में है, तो आप ज़रूर आपके कोई नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। मित्रों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी जो कुदरत ने कैसे रचना दिया है। तो ये हमारा नोज पैसेज होता है, इसमें से बाहर की हवा अंदर जाती है। जो हमारा एयर पैसेज होता है इसे जरिए हमारा फेफड़े में जाता है। फेफड़े की आप रचना देखो तो इसमें छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, जैसे हमारा द्राक्ष के झुमके होते हैं, इसके छोटे छोटे एल्वियो होती है। उसका फंक्शन क्या होता है? हवा में से ऑक्सीजन फिल्टर करना, और खून में जो भी हमारी चयापचय की क्रिया होती है इसके बाद सेल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो एल्वियोली एक्सचेंज करता है। तो हम जब बाहर सांस निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, जब ऑक्सीजन लेते हैं तब हवा में से ऑक्सीजन जाके फिल्टर करता है। पर कई बार ये पॉल्यूशन की वजह से हमारे को शुद्ध हवा लेना मुश्किल हो गया है। और अभी आपने देखा होगा कि भाई दिल्ली है, अहमदाबाद है, मुंबई सिटी है, कलकत्ता सिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स
300 टाइम, 400 टाइम्स, 200 टाइम बढ़ गया है। तो ये पॉइजनस हवा हमारा शरीर में जाता है तो बहुत सारे रोग तो होता है, रेस्पिरेटरी रोग के साथ हार्ट अटैक की भी संभावना हो जाती है, कैंसर की भी संभावना हो जाती है। तो आपको क्या करने का है, और ये जो डिजीज के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले ये अस्थमा क्या है। ऐसे तो जब नॉर्मल व्यक्ति होता है, ये ब्रीथ करता है, सांस लेता है, सांस छोड़ता है, सांस लेता है, सांस छोड़ता है। तो ऑर्डिनरी जो पर्सन होता है 1 मिनट में 12 से 16 ब्रीदिंग होता है। इससे ब्रीदिंग बढ़ जाता है, कई बार 25 हो जाता है, 30 हो जाता है, तो उसको अस्थमा बोलते हैं। एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा के 2 प्रकार होते हैं। एक एक्सटर्नल कारण की वजह से भी अस्थमा होता है, एक इंटरनल कारण की वजह से भी अस्थमा होता है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल कारण की जो बात करते हैं, तो ये एलर्जिक टाइप ऑफ जिसको अस्थमा बोलते हैं, इसमें सबसे पहले एलर्जी के कारण अस्थमा होता है। इसमें कलर स्मेल आ जाता है, फूड एलर्जी आ जाता है, फूड टेस्ट ऑर्डर के लिए आ जाता है, खराब हवामान की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आपको जो कोई ड्रग्स की वजह से, कोई एस्पिरिन प्रकार की कोई ड्रग लेते हैं, इसके कारण भी हो सकता है। डस्ट है, फीवर है, ठंडी हवा है, ठंडा फूड है, ये सब कुछ एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसको एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा भी बोलते हैं। सेकंड कारण कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है, जैसे कि पॉल्यूशन, फैक्ट्री की पॉल्यूशन, स्मोक्स, या जो धुआं होता है ये व्हीकल का, और जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होता है ત્યાં डस्ट उड़ती है, इसके जरिए भी हवा में होते ही है। हमारे जो डेवलपिंग जो कंट्री होता है, हमारा जो रोड देखो तो रोड में धूल ज़्यादा होती है, हवा में उड़ती है और हमारा श्वसन क्रिया में जाती है। तीसरे भी जरिए हमको ब्रोंकियल अस्थमा होता है। कई बार हमारा कोई फैक्ट्री में काम करते हैं तो ये एलर्जिक वो रिएक्शंस हो सकता है और इससे भी अस्थमा हो सकता है। जो खेडूत होता है, डस्ट उड़ता है तो उसको सिलिकोसिस अस्थमा हो सकता है। जो कोल फैक्ट्री में, कोल माइंस में काम करते हैं, फैक्ट्री को कोलियोसिस होता है, कोल की वजह से अस्थमा होता है। तो ये सब कुछ जो फैक्टर्स होते हैं ये एक्सटर्नल कॉज होता है। इंटरनल कॉज क्या है, तो कई बार उसको जेनेटिक बारपन से उसको एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। कई बार जीनेटिक कारण की वजह से उसका जीन में वारसागत होता है तो भी एलर्जी ब्रोंकियल हो सकता है। कई बार वायरल डिजीज, आपने कोविड में देखा होगा कि जिसको कोविड में भी एकदम ब्रीदिंग, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट सकता है, तो वायरल डिजीज में भी एलर्जी ब्रोंकियल हो सकता है। कई बार बैक्टीरियल डिजीज, सपोज ट्यूबरकुलोसिस है या न्यूमोनिया के जो वायरस है, इसके जरिए भी उसको एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। कई बार सीओपीडी मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और उसको लंग्स फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। इसके लिए हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप जरूर जाके आप इसके बारे में जान सकते हैं। और होम्योपैथिक के इसमें बहुत सारे अच्छा रिजल्ट भी है, बिना ऑक्सीजन से भी आप ठीक हो सकते हैं, या आपको कम ऑक्सीजन लेना पड़े और सस्टेनेबिलिटी रह सकती है। तो ये भी एक कारण होने की संभावना है। और इसके जरिए कौन सा सिम्टम आता है, पहले तो कफ आता है, छाती में विजलिंग कफ रहता है, छाती में टाइटनेस रहता है, फटीगनेस हो जाता है, पैर दुखने लग जाता है, हेडेक हो जाता है, नींद नहीं आती है,
दर्दी रेस्टलेसनेस हो जाता है, कोल्ड एंड क्लैमी पर्सपिरेशंस हो जाता है, कई बार लो ग्रेड फीवर हो जाता है, कई बार गला सूखता है, बार बार पानी पीने की इच्छा हो जाती है। मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उसको वेट लॉस भी हो सकता है और कई बार मास इंडेक्स भी कम हो जाता है। इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो पहले तो उसको मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, कई बार एमआरआई करते हैं और कई बार पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी दर्दी को के पास किया जाता है। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल एक्सर्शन फोर्स का, लंग्स पल्मोनरी वॉल्यूम कितना है, इसका भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसी तरह उसको डायग्नोसिस किया जाता है। ऐसे ये फैटल डिजीज नहीं है, पर ये डिजीज को ऑब्स्टिकल करता है फॉर लाइफ को। जिसको अस्थमा होता है वो बेचारे को काम करना मुश्किल हो जाता है, किसके साथ बात करना मुश्किल हो जाता है और उनको हर टाइम ब्रेथलेसनेस रहता है, पंप लेना पड़ता है। और ज़्यादातर बच्चों और ओल्ड उम्र के लोगों को बार बार उसको एलर्जिक ब्रोंकियल हो जाता है। अभी तो छोटे बच्चों को भी ये पंप देना पड़ता है। इसमें तो आधुनिक साइंस में स्टीरॉयड युक्त दवा होती है, पर ये उनका साइंस है और ये बार बार ऐसे स्टीरॉयड युक्त दवा लेने से कई बार लंग्स में लॉन्ग टर्म ससेप्टेबिलिटी नहीं होती है, कंजेशन ज़्यादा हो जाता है, इम्यूनिटी सप्रेस। बच्चों में भी उसको कफ और एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा का अभी 10 बच्चों में से 3 से 4 बच्चे को यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे बच्चों को और ऐसे फैमिली को क्या करना चाहिए? तो होम्योपैथिक दवा करना चाहिए। और इतनी चीज़ आप बच्चों को मत दीजिए, जैसे संतरा है, द्राक्ष है, केला है, ठंडा पानी है और आइसक्रीम है, सॉस है, जाम है, चॉकलेट है और जो मिठाइयाँ हैं और जो वाटरमेलन है, कर्ड्स है और जो छाछ बोलते हैं, ऐसे चीज़ को अवॉइड कीजिए। और हल्दी का प्रयोग ज़्यादा कीजिए। हल्दी आप पानी में लीजिए, मिल्क में लीजिए, माउथ गार्गलिंग कीजिए, नोज़ को प्रॉपरली वॉश कीजिए, बने तो एयर कंडीशन अवॉइड कीजिए। और एयर कंडीशन में सोने का है तो हाथ फुल स्लीव के कपड़ा पहनिए, सिर ढक के रखिए, इससे बेनिफिट रहता है। मैं होम्योपैथी की 5 मेडिसिन का सजेशन करता हूँ। तो आप आर्सेनिकाल होम्योपैथिक में ले सकते हैं, इपिगेनम है, एंटीटूडम है और स्टिक्टा पल्मोनेटा है, प्लांटा ओरिएंटालिस है। स्टिक्टा पल्मोनेटा एंड प्लांटा ओरिएंटालिस मैंने कई सीओपीडी पेशेंट को दिया है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अस्थमा में इपिगेनम एंड आर्सेनिकाल का रिजल्ट अच्छा है। जिसको खाली सांस चढ़ता है, कफ वाली खांसी रहता है, तो एंटीटूडम के साथ कार्बोवेट भी ले सकते हैं। साथ में रेस्टलेसनेस होता है तो रस्टॉक्स एंड जिंक का मैट भी ले सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपको एक्यूट डिजीज़ में तो फ़ायदा करेगा। पर क्रॉनिक डिजीज़ होता है जिसको सीओपीडी होता है, इसको आप जरूर होम्योपैथिक के पास जाके प्रॉपर हिस्ट्री लेके आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि ऐसे ट्रीट आप लॉन्ग टर्म जो फैटल और चैलेंजेबल डिजीज़ है खूब ट्रीट नहीं कर सकते। तो आपके एरिया में, आपके सिटी में कोई सीनियर डॉक्टर हो, एमडी तक पढ़ा हो होम्योपैथिक में, तो ज़रूर जाके उनकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए और शांति से लंबे टाइम तक लेना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट बोलता हूँ, मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट को अच्छा किया है, तो आप भी अच्छे हो सकते हैं। इसमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। एक साइंस में लिमिटेशन होता है तो दूसरे साइंस में क्योरिंग रेट होता है। तो ऐसे माननी जरूरी नहीं है कि एक ही साइंस उसको ऑब्स्टिकल कर सकते हैं। तो मेरा आपको नया साल में आप अच्छे रहो, हेल्दी रहो और खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।